बड़ों के प्रति, फीमेल्स के प्रति आपको कैसे व्यवहार करना, वो एक बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा बालाजी के साथ था, किस देश में है मेरा दिल। आजकल एक्टर को एक्टर नहीं माना जाता, उसके फॉलोअर्स और उसके व्यूज से उसको पहचाना जाता है कि आप अगर काम कर रहे हो तो आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं। 5 से 6 मिलियन फॉलोअर्स है ना, वो उनके सिर्फ यूट्यूब पे रहेंगे, वो आपके चैनल पे या आके या आपके टेलीविजन पे या आपके फोन पे आके कोई नहीं देखेगा। आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स एक्टर बन रहे हैं जो कि एक्टर का ए नहीं आता, जिनको लोगों ने डेफिनेशन ही बना दी। अच्छा, ये गे है तो गे है, ये लेस्बियन है लेस्बियन, ये बाय है तो बाय है। मतलब डेफिनेशन नहीं पता, जरूरी नहीं यार, सिर्फ प्यार भी तो हो सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय एंड वेलकम टू डेली चक्कर। आज जो शख्स हमारे साथ है उनकी बात बेहद खास है। उन्होंने कबूल है, गुम है किसी के प्यार में और वर्टिकल सीरीज, ओटीटी, टेलीविजन, हर जगह अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस बनाई और ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। हर अपने किरदार से ऑडियंस के दिलों में ऐसे छाप छोड़े कि ऑडियंस इन्हें हर अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग किरदार में पसंद करने लगी। दी वन एंड ओनली वर्सेटाइल एक्टर पारस मत। हेलो एवरीबॉडी, हाय, थैंक यू विनय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, थैंक यू टेली चक्कर। जिस तरीके से आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं और आपके जो भी ब्रांड डील्स होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ऑडियंस में बuzz आपका काफी है और जिस तरीके से आप अपना स्क्रीन प्रेजेंस देते हैं वो काफी पसंद आता है। उन सभी के बारे में काफी बातचीत करनी है, पर अगर हम शुरू करें कि दिल्ली के थिएटर से टेलीविजन की जर्नी को अगर आपको डिस्क्राइब करनी हो तो आप कैसे हाँ जी। करेंगे? सी ये जो मैं एक पैशन लेके जब मैं अपने सेंसेस में आए, कहते हैं ना, जब आप अपने एक मैच्योर अवस्था में आते हैं और कहते हैं जब आप किशोर अवस्था में होते हैं तो आपको एक शुरू से होता है कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। तो शुरू से मैं बहुत टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा था। अगर घर पे कोई गैजेट आता था, कोई भी अगर टॉय आता था, सबसे पहले मेरे हाथ में क्या क्या होता था, स्क्रू ड्राइवर, और उसको खोलने बैठ जाता था। हम्म। तो बचपन से लोगों को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिलेटिव्स को लगता है ये डेफिनेटली इंजीनियरिंग करेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज टेक्निकली मैं उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था। कभी रेडियो हुआ, कभी कुछ हुआ, बट जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई तो मेरा जो रुख था, वो रुख जो मेरा था वो एक्टिंग और डांस की तरफ हो गया। क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अपने टाइम में एटलीस्ट उन्होंने भी कुछ ट्राई करने का किया, बट हर एक एक्टिविटी आपको पता है उस टाइम के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं ये जो श्रेय चाहूंगा, लेना चाहूंगा, वो अपने माँ बाप की तरफ से लेना चाहूंगा, बिकॉज उन्हीं की तरफ से मेरे को ये चीज़ें मिली हैं। क्योंकि मेरे ग्रैंडपा जो थे वो उस टाइम पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में आए थे, तो वो शेर व शायरी लिखते थे उर्दू में, वो उर्दू की किताब लिखते थे, उर्दू में बातें करते थे। तो मेरे फादर साहब जो हैं वो, उन्होंने, उनके गुरु थे, उन्होंने भी एक रियाज किया है सिंगिंग का। और जो मेरी मदर हैं वो हरियाणवी डांस करती थी कॉलेजेस वगैरह में। तो मैं ये कहूँगा ये जो जितना भी एक कहते हैं ना एक एक्टिविटी, एक एक्टर का जो एक अंश जो होता है, मेरे को उनसे वो जब मिला, जब मैं अपने सेंसेस में आया, तो मेरे को कहीं ना कहीं था कि मेरे को कुछ अचीव करना है और अपने आप को एक ऐसी जगह पर देखना है जहां लोग कहें कि यार कि इसने कुछ अचीव किया, और जो हमको वो अपने दिल से एक्ट करके दिखाता है वो वहां कनेक्ट कर पाए। तो मेरे बचपन से वो श्रेय रहा है एक्टिंग की तरफ, रुझान रहा है मेरा उसकी तरफ। तो तब मैंने स्टार्ट किया 2006 में, दिल्ली में ही। तो वहां पर मैंने एलीट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडलिंग ज्वाइन किया था, तो वहीं पर उनके साथ मैंने एक थिएटर किया था। फिर देन मेरे को वहां से कहीं चांस मिला कि बॉम्बे आने का। मेंस हेल्थ का एक मैराथन हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था एज ए मेंस हेल्थ का एक वन ऑफ द कंटेस्टेंट। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बॉम्बे की 2008 में। और जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे में आया था, वो बहुत एक फनी इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं आया बॉम्बे, वो उस दिन आया था जिस दिन था 1 अप्रैल, जिसे कहते हैं अप्रैल फूल्स डे। हम्म। सो मैं उस दिन लैंड हुआ, मैंने कहा मैं अब पूरी दुनिया को फूल नहीं बनाऊंगा, दुनिया को अपनी हकीकत बताऊंगा कि मैं जो ये यहाँ बॉम्बे में करने आया हूँ वो अपनी ड्रीम्स अचीव करने आया हूँ। सो ऐसा नहीं था कि मैं एकदम रॉ उठ के आ गया दिल्ली से। मैंने थिएटर किया दिल्ली में, मैंने ग्रूमिंग क्लासेस ली, जो कि बहुत मस्ट है आज की डेट में। हर एक एक्टर भी नहीं, हर एक इंसान को आई थिंक एक थोड़ा बहुत ग्रूम होना बहुत जरूरी है, एटिकेट्स आना बहुत जरूरी है। बड़ों के प्रति, फीमेल्स के प्रति आपको कैसे व्यवहार करना, वो एक बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग लैक करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो वहां से मेरा ये स्टार्ट हुआ। बॉम्बे आया, बॉम्बे में आते ही सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा बालाजी के साथ था, किस देश में है मेरा दिल, जो कि 2008 में मैंने किया था। सो बस वहां से जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं आपके सामने हूँ, और इतने 18 साल हो गए बॉम्बे में। तो हम जस्ट आपके प्यार की वजह से यहाँ पर हूँ। बिल्कुल, और वो प्यार अभी भी बरकरार है और ऑडियंस हमेशा आपको देखना चाहती है। बट और तब के जर्नी में और अभी तक के जर्नी में अगर आपको ये चीज बतानी हो, अपने आप की जर्नी को आप देखते हो और काफी अपने सेल्फ भी प्राउड होता है।
कि मैंने काफी कुछ अचीव किया अभी तक, तो सबसे ज्यादा गर्व किस बात को लेकर होता है आपको? मेरे को ये होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ में बहुत ट्रस्ट दिखाया, और एक हम्म। पेशेंस एक एक्टर में बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि हम्म। मैं अपने आसपास के जितने भी मेरे और भी फ्रेंड्स थे और भी मेरे कलीग्स थे, मैं अपने में ये चीज़ देखता हूँ कि मेरे में पेशेंस बहुत है। बिकॉज हमारी फील्ड इज़ वेरी अनसर्टेन, आज आपके पास काम है, कल शायद 1 साल 2 साल काम ना हो। सो मैं अपने में फील करता हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स का जो एक एक सपना था ना कि मैं अपने बच्चे को वहाँ देखना चाहता हूँ, और मेरे ग्रैंडपा जो मुझे देखना चाहते थे, तो आई थिंक मैंने वो अचीव करके उनको दिया है। बट ही इज नो मोर, ही कुडंट सी मी मच इन द इंडस्ट्री, बट उन्होंने मेरे को 2-3 साल देखा इंडस्ट्री में काम करते हुए। बट आई एम रियली प्राउड दैट ही इज गिविंग मी लॉट ऑफ हिज ब्लेसिंग, कि मैं वो जो उनकी मन की इच्छा थी कि मेरा पोता या मेरा ग्रैंडसन वहां जाके कुछ अचीव करे, तो मैं वो कर पा रहा हूँ। हम्म। और ग्रैंडपा का आपने जिक्र किया, मुझे भी उनके बारे में कुछ जाना है कि पाकिस्तान से यहाँ आना, उसके बाद मीन्स वो ऐसा होता है ना कि आपका नाम कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ जाता है, और फिर भारत में आप अपना नाम बनाना, कहीं कुछ डिफिकल्टीज आई आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी, बिकॉज जब वो पार्टीशन का टाइम था तो हम सारे वहाँ पे जितने भी आधे हिंदूज थे और आधे, हम्म। यहाँ पे जब डिवीजन के टाइम पे पार्टीशन इंटरचेंज हुआ था, तो सब बहुत सारे लोग यहाँ से रिफ्यूज होके यहाँ आए थे इंडिया में। सो वो सब हुए उस टाइम पे, और उनकी जर्नी का तो मेरे को नहीं आइडिया, बिकॉज मैं तो उस टाइम था ही नहीं, क्योंकि वो भी हम्म। बहुत यंग एज में आए थे। तो जब वो यहाँ पे रिफ्यूज हुए, जब इंडिया में सबको सब चीज़ें प्रोवाइड करी गई, तो उनके टाइम उन्होंने डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देखी होंगी। अभी तो बहुत सारी मूवीज भी आ रही है, जैसे भाग मिल्खा भाग भी, अगर आपने देखी हो, हम्म। जैसे उसमें दिखाया, तो वही सेम सिनेरियो था उस टाइम का। बहुत सारे लोग पंजाब चले गए, बहुत सारे लोग हरियाणा आ गए, कुछ बॉम्बे चले गए, कुछ यूपी चले गए, तो बहुत स्कैटर्ड हुआ। बट हाँ, उनसे बहुत सारी स्टोरी सुनता था उनके बचपन की, वो कैसे लंबे लंबे वॉक पे जाया करते थे स्कूल के वक्त। बट हाँ, डेफिनेटली जब वो यहाँ इंडिया में थे, तो वो बेसिकली टीचर थे एक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में। सो वहाँ पे वो टीचिंग करते थे। तो वहाँ से आई थिंक मेरे फादर साहब भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। और वहाँ की जो जर्नी थी वो बहुत अमेजिंग थी, मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया उनको गुजरे हुए। बट बहुत सारी चीज़ें थी उनके साथ जो कि उनके साथ ही चली गई। बट हाँ, उनकी कुछ हम्म। लिखी हुई किताबें हैं जो कि उर्दू में हैं, जो वो लिखते थे। मेरे फादर को आती हैं पढ़नी उर्दू, बट मुझे नहीं आती उर्दू, वो मुझे मेरे पीछे पड़े रहते थे कि उर्दू पढ़ उर्दू पढ़, क्योंकि जो अल्फाज होते हैं वो खासकर हमारी इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज की डेट में जब बहुत भी बहुत मैं एक्ट इम्पोर्टेंट। करता हूँ तो पापा का सबसे पहले फोन आता है कि तूने ये वर्ड गलत बोला था, इस वर्ड को ऐसे नहीं बोलते हैं, इस वर्ड को ऐसे बोला हम्म। जाता है। क्योंकि नुक्ते जो होते हैं छोटे मोटे, वो जो कहते हैं एपिग्लोटिस से खा बोलते हैं, तो वो जब तक आपका क्लियर नहीं होता, और खासकर जब आप थिएटर करते हो, तो उसमें बहुत हम्म। मायने रखता है। बिल्कुल, इस तरीके के काम देख के आपके साथी काफी लोगों के इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि जिससे भी इस फील्ड से जुड़ना होता है। तो अगर आप जेन्युइनली कुछ अगर बताना चाहोगे अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को, जो हमारे टेलीचक्कर ऑडियंस है उन्हें भी, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि शुरुआती दौर में आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है और आपने उस चीज को कैसे फेस की? सी, सबसे बड़ा स्ट्रगल तो ये होता है कि आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। क्योंकि बहुत हम्म। सारे लोग ना निराश हो जाते हैं कि मुझे काम नहीं मिला, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में रिजेक्शन जो होता है ना, एक नो, वो हम्म। आपको एक्सेप्ट करना आना बहुत जरूरी है। मेरे साथ 18 साल में मेरे को नहीं लगता मैंने कम से कम हजारों से ऊपर रिजेक्शन ली होगी, और जो कि मैंने एक्सेप्ट करी। कि जरूरी नहीं है कि मैं अगर जिस रोल के लिए गया हूँ मैं परफेक्ट उसी रोल के लिए परफेक्ट हूँ। तो अगर हम्म। आपको सामने से रिजेक्शन मिलती है, मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं कई बार कितने शोज के लिए गया, कई बार मूवीज के लिए गया, वेब सीरीज के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ फिट नहीं हो। और कई बार ऑडिशन देने के बावजूद भी मेरे को लगा कि मैंने बेस्ट दिया है, इवन जो हमारे सामने जो ऑडिशन दे रहा था वो क्या बेस्ट दिया, बट वो नहीं हुआ। सो वो रिजेक्शन जब आपको मिलता है तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं हो रहा। मेरा बस यही कहना है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, आज नहीं तो कल आपकी मेहनत जो है ना 100% आपको कहीं ना कहीं आपको पहुंचाएगी सर। बिल्कुल। तो वही और 18 उसके साल है मेरे साल, जो मैंने इतने साल गुजारे हैं, और मैं आज भी उसी स्ट्राइव में हूँ, उसी चीज में हूँ, उसी रेस में हूँ, कि आज नहीं तो कल मेरे को कुछ बेटर मिलेगा। और आई थिंक हर एक एक्टर वो इसी चीज में होता है कि आज मैं जो ये कर रहा हूँ, नेक्स्ट मेरे लिए उससे बेटर होगा या उससे और ऊपर होगा। तो बस मेरा बिल्कुल। यही है कि आप बस अपने काम में लगे रहो। कहते हैं ना कि भगवान का भी ये कहना है कि तू फल की चिंता मत कर, तू बस अपने कर्म कर। तो बस कर्म वही है कर। कि आप अपना 100% देते रहो, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। बट कोई एक ऐसी चीज, व्हाट इज द डार्क रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री? सी, डार्क रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि लोगों को लगता है कि नेपोटिज्म है, एंड लोगों को काम मिल जाता है बिकॉज ऑफ, डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि किस इंडस्ट्री में मैं
मेरे फादर या मेरे रिलेटिव्स हैं तो डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि वो उसी इंडस्ट्री में उनका बेटा या आने वाले जो उनके वंश हैं वो उसी इंडस्ट्री हम्म में है। तो डेफिनेटली एक लिवरेज पॉइंट उनको मिल जाता है, जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, बड़े ए लिस्टेड हैं, सेलिब्रिटीज हैं, डेफिनेटली जो उनके जो बच्चे हैं, जो उनके आने वाली जो कॉम है, डेफिनेटली वो उनका सराउंडिंग्स उठना बैठना उन्हीं के साथ है, जो उनका सर्कल है। हम्म तो डेफिनेटली उनके लिए एक एडवांटेज है। और ये थोड़ा सा ये है कि आजकल जो अपनी इंडस्ट्री का एक रियलिटी ये हो गया है कि आजकल एक्टर को एक्टर नहीं माना जाता, उसके फॉलोअर्स और उसके व्यूज से उसको पहचाना जाता है कि आप अगर काम कर रहे हो तो आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने। एक्टर्स को फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, एक्टर्स को परफॉर्मेंस की हम्म। जरूरत है। अगर आप उसके परफॉर्मेंस के बेस पे अगर आप उसको जज करके बोलो कि आपके फॉलोअर्स कम है आपको नहीं मिलेगा, तो दिस इज द बैड रियलिटी विच इज हैपनिंग नाउ डेज। मतलब मोस्टली बट जगह पे अगर आप देखो, अगर जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे मेकर्स हैं, वो बोलते हैं मैंने फलाना फलाना ढिमकाना इस यूट्यूबर को लिया जिसके 5 to 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा, उनके जो 5 से 6 मिलियन फॉलोअर्स है ना, वो उनके सिर्फ यूट्यूब पे रहेंगे, वो आपके चैनल पे या आके या आपके टेलीविजन पे या आपके फोन पे आके कोई नहीं देखेगा। होंगे उसमें से कुछ आएंगे, बट एक एक्टर एक्ट करेगा और एक इन्फ्लुएंसर या एक यूट्यूबर, वो सिर्फ एक नेम के लिए वो आप वहां लेके आ रहे हो, वो एक्ट नहीं कर पाएगा, वो आपका जो प्रोजेक्ट यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो कि फैक्ट है। बट जनरली इन दिनों में जो मैंने इंटरव्यूज किए पॉडकास्ट किए उसमें काफी लोगों ने ये चीज कहा कि हमें फॉलोअर्स के गिनती पे हमें काम मिल रहे हैं। लोग पहले बिल्कुल पूछ रहे कि आपके फॉलोअर्स कितने, अगर हमारे कम फॉलोअर्स तो हमें काम नहीं मिल रहे हैं। तो बिल्कुल। ये कैसा दौर चल गया है? यही चीज है कि अभी जैसे वर्टिकल है, वर्टिकल इज ऑल डिफरेंट बॉल गेम। बट बहुत टाइम से ये चीज आ गई है कि अगर आप अपनी एज एन एक्टर प्रोफाइल भेजते हो तो उसमें बोला जाता है कि आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक जरूर भेजना, कि हमको देखने हैं आपके हम्म फॉलोअर्स कितने। बट आई डोंट थिंक सो कि एक्टर शुड बी जज फ्रॉम देयर फॉलोअर्स, क्योंकि वो जब हम्म एक्ट करेगा तो आई थिंक उसमें फॉलोअर्स नहीं, आपकी मास इंडिया देखेगी। और आई थिंक जब आप सिंडिकेट करते हो शो को तो आउट ऑफ इंडिया भी जैसे जाता है, जैसे इंडोनेशिया में भी हमारे शो सिंडिकेट होते हैं जो वहाँ पे डब होके वहाँ जाते हैं। जैसे शहीद शेख ने भी शोज किए हैं, और भी बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े शोज गए हैं वहाँ पर, जहाँ से वो स्टार बन गए हैं। सो आई थिंक उनके उस टाइम पे फॉलोअर्स नहीं थे। और अगर हम्म आज की डेट में अगर मैं पुराने जमाने में, आज से मैं 25-30 साल पीछे चला जाऊं या उससे भी पहले चला जाऊं, जब शाहरुख खान ने डीडी पे सर्कस और आपका ये शो किया था सबसे पहले वाला, हम्म तो आई थिंक तब उस टाइम ना तो कोई सोशल मीडिया था, ना तो कोई फेसबुक था, और ना ही आई थिंक इंटरनेट इतना बज में था। तो तब लोगों ने शाहरुख खान या और दूसरे एक्टर्स को कैसे पहचाना? टेलीविजन पे देख के, उनकी परफॉर्मेंस देख के, कि हाँ ये शाहरुख है। तब उस टाइम आई थिंक 2-3 मैगजीन्स आया करती थी, स्टारडस्ट थी, ग्रह शोभा थी, और भी बहुत सारी मैगजीन्स आती थी उस टाइम पे। तो आई थिंक तब हम्म उस टाइम उस दौर में लोग पागल होते थे कि हाँ टेलीविजन पे देखे। तब ये नहीं होता था कि अरे शाहरुख खान के अच्छा मैगजीन में ये छपा तो कितने लोगों ने देखा, ये नहीं होता था। बट आज की डेट में क्या, एक एक्टर को पूछने के लिए पूछा जाता है कि आपके फॉलोअर्स कितने। सो ये हम्म चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, दैट्स रियली शेम फॉर फॉर दी मेकर्स एंड फॉर दी एक्टर्स, कि आप उनको उस वे में जज कर रहे हो कि अगर आपके फॉलोअर्स। और आज की डेट में फॉलोअर्स खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे मिलियन मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, बट लेकिन उनका कहीं कोई रीच नहीं है। तो मतलब क्या है उसका? हम्म आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स एक्टर बन रहे हैं, जो कि एक्टर का ए नहीं आता जिनको, जो इतने साल से, जैसे मैं हूँ पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ, टेलीविजन का, वेब का, कैमरा का एंगल्स, फेसिंग सब पता है, टेकिंग कैसे होती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे एक्टर जो इतने साल से काम कर, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको सिर्फ एक ये फोन के कैमरे पे लगा के, रिंग लाइट लगा के यूट्यूब में बात करना, इट्स नॉट कॉल एन एक्टिंग। लिपसिंग करना, टिकटॉक हम्म बनाना या म्यूजिकली या जो आपकी वीडियोस रील्स बनती हैं, इसको एक्टिंग नहीं बोलते। ये तो कोई भी लिपसिंग करता है, जब हमारी मूवीज में जब गाने आते हैं, जब बैकग्राउंड सिंगर पे सिंगर गाना गाते हैं तो हम लिपसिंग करते हैं ना, तो वो वही सेम चीज है हम्म, ना। लेकिन एक बिल्कुल। इमोट करना इमोशन को, विच इज वेरी डिफिकल्ट। और एक सीन को आप आर्टिफिशियली आप उसको वैसा क्रिएट करते हो कि वो रियल लगे लोगों को, तभी उसको एक्टिंग कहा जाती है। तो बिल्कुल। वो चीज, वो आज की इंडस्ट्री में हमारी सबसे बड़ा एक मुद्दा है। जैसे आपने ये चीज बताया, तो मुझे भी आपसे भी जानना है, क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए गए हो और आपसे ऐसा कहा हो कि नहीं, हम फॉलोअर्स देख के ही काम देंगे, और फॉलोअर्स की वजह से आपका रिजेक्शन हुआ है कभी? मतलब आज की डेट में आफ्टर लॉकडाउन आई डोंट थिंक कि अभी प्रोडक्शन हाउसेस एक्टर्स को अपने ऑफिसेज बुलाते हैं। आजकल क्या होता है कि आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है और बोलते हैं कि घर से ही आप ऑडिशन बना के भेज दो और अपनी प्रोफाइल भेज दो और ऐसे ऐसे। बट हाँ, बीच में एक अलग सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
आई थिंक एक दो एक्टर के साथ और भी हुआ है जिन्होंने बोला है इस बारे में कि हम्म। मेरे से मेरी जन्म कुंडली मांगी गई थी, मेरा डेट ऑफ बर्थ मांगा गया था। आई वॉज वंडरिंग कि एक मेकर एक एक्टर की कुंडली देख के, एक मेकर एक्टर का एक बर्थ चार्ट देख के उसको काम देगा। मतलब ये अपनी सोच और हमारी जो एक कहते हैं ना इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। मतलब आज की डेट में आपके स्किल्स नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आज की डेट में इस तरह का दौर चल रहा है कि ठीक है एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आई थिंक बहुत सारे ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज जो है मूवीज के, बहुत सारे एक्टर्स आई थिंक सोशल मीडिया पे नहीं होंगे। कुछ हम्म। एक दो एक्टर्स हैं जो नहीं है, कुछ उनको रिक्वायर्ड नहीं है। हमारा रणबीर जो, कपूर भी नहीं है। हाँ बहुत सारे हैं। इवन आई थिंक रणबीर, हाँ रणबीर नहीं है, और भी एक दो एक्टर्स हैं जो नहीं है। सो मैं जिनको देखता हूँ जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं, शबाना जी हैं, हम्म। इनको दुनिया जानती है, क्या इनको सोशल मीडिया की जरूरत है? बिल्कुल। ठीक है, अपने फॉलोअर्स को रीच देने के लिए कि डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हम उसकी डेट में, आज की डेट में अगर आप इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया की जरूरत है। बट हाँ, कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, बहुत जगहों पे ऐसा होता है आज की डेट में, खासकर वर्टिकल तो होता ही है कि आपके इंस्टाग्राम का लिंक मांगा जाता है, बिकॉज उसी के बेसिस पे देखा जाता है, बिकॉज उनका जो बॉल गेम है वो डिफरेंट है, उनको मास में टारगेट करना है और उनकी ऑडियंस सिर्फ फोन वाली है। और वो वर्टिकल सिर्फ आपको फोन पे ही देखेगा, वो आपको टेलीविजन में देखेगा नहीं। सो हाँ, वहां जस्टिफाई आप कर हम्म। सकते हो कि आपको सोशल मीडिया चाहिए कि आपकी रीच है, तो एटलीस्ट उनको फायदा होगा, आपको फायदा होगा। जैसे मैंने दो अभी बहुत सारे कुकू के शोज कर लिए हैं, डेफिनेटली अभी जो मैंने शो किया बहुत अच्छा गया है। बहुत सारे मेरे को वहां से मैसेजेस आते हैं लोगों के, क्योंकि वहां से वो सर्च करते हैं कौन से एक्टर ने क्या काम किया। डेफिनेटली फेसेस तो पता चल ही जाते हैं, हम्म। तो डेफिनेटली रीच होता है, रीच आउट होता है। बट टेलीविजन का आई डोंट थिंक सो कि उनकी इस पे वर्टिकली वो दे डोंट वॉच इट, बिकॉज उनका टाइम स्लॉट्स होते हैं। जैसे कोई स्टार का शो हो, चाहे सोनी का हो, कलर्स का हो, चाहे एक्स वाई जेड चैनल का हो, तो उनका एक टाइम स्लॉट होता है कि हाँ, आधे से घंटे या 22 मिनट का एक एपिसोड होगा, वो हर रोज टेलीकास्ट होगा। तो आपको उस टाइम स्लॉट पे देखना है, या अगर आपके पास ऐप है तो आप सुबह, आप शाम को कभी भी देख सकते हो। तो वो हर किसी के पास नहीं है। और आज के डेट में वर्टिकल हर किसी के पास है। वर्टिकली इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू जस्ट लॉग इन एंड जस्ट पे 1 रुपी, और आई थिंक उनकी जो भी मिनिमम चार्जेस हैं, दे वॉच इट एंड दे वॉच देयर शोज वट एवर दे वांट। आपने अभी वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स के जिक्र किया था, तो कोई ऐसा सेलेब या कोई आर्टिस्ट जिसका नाम आप लेना चाहो, और क्या आपको पता है कि उन्होंने फॉलोअर्स पैसे दे के इंक्रीज की हो? ठीक है, ऐसा तो मेरे को कुछ नहीं पता, बट लेकिन हाँ, जिससे पता लगता है कि हाँ, आपको व्यूज देख के समझ में आ जाता है, लाइक्स देख के समझ में आता है। किसी का 1 मिलियन अगर फॉलोअर है और आपके पास लाइक सिर्फ 50 आ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हम्म। हैं कि उन्होंने क्या कर रखा है। सिर्फ एक नंबर दिखाने के लिए आपने 1 मिलियन लिखवा रखा है, और नीचे आप जब फोटो पोस्ट करते हैं या अगर आप कोई वीडियो डालते हैं और आपके पास सिर्फ 100 लाइक आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके फॉलोअर्स हार्डली कुछ 10 या 20 हजार होंगे या 25 हजार होंगे, जिसमें सिर्फ 100 लोग ही आपके लाइक कर रहे हैं। मतलब 1 मिलियन लोगों में से सिर्फ 100 लोग हैं जो आपको देखने वाले हैं। बीच में आई थिंक बहुत सारे मुद्दे भी उठे थे, बादशाह के ऊपर आया था जब उन्होंने वो व्यूज खरीदे थे, जो कि वो नहीं हम्म। थे। तो ये सब चीजें होती हैं, एक्टर्स करते हैं अपना रीच देने के लिए। जिनके जेन्युइन है अब वो डेफिनेटली जेन्युइन आएंगे, फोटो डालते ही आपके हजारों में लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपके जेन्युइन है बिल्कुल। बस। हाल ही में लॉकअप एक रियलिटी शो चल रहा है, क्या आप उसे फॉलो कर रहे मैंने आई थिंक जस्ट स्टार्टिंग का, बिकॉज मैं रेगुलर शूट कर रहा था, मैं नहीं देख पाया। हैं? बट हाँ, हार्डली इक्का दुक्का मैंने जैसे एक लॉन्च देखा था जिस दिन लॉन्च हुआ था, और हम्म। थोड़ा बहुत देखा कि कौन कौन से उसमें एक्टर्स गए हैं। तो मैं देखने का मुझे टाइम नहीं मिला, बट हाँ सुनने में आया कि इट्स गोइंग इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ फन है। काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। उसमें भी ये डिबेट एक बार उठ चुका है, जो अभी हमने बात की उसमें जी। राम कपूर ने लैला को कहा कि इसके मिलियन में फॉलोअर्स है, इसे देखो, इसके चेहरे देखो, कौन इसे फॉलो करता है। और दूसरी तरफ रियाज भी है जो 28 मिलियन वाले हैं। उनकी आई भी थिंक मैंने, बात काफी आई उठी। एम जस्ट कटिंग इन बिटवीन, आई थिंक मैंने एक टीजर देखा था जिसमें वीकेंड का वार था, आई थिंक कंगना रनावत शी वाज देयर, एंड वो जी जी किसी जी। को बोलते हैं कि तेरे तो 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्या वो तुझे नहीं हाँ। देख रहे? आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था, वो मैंने फोन पे ही देखा था कि वो कुछ चल रहा था ऐसा। जी। और जिसकी वजह, उनके एक स्टेटमेंट की वजह से उनके फॉलोअर्स भी फिर डिक्रीज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पता चलता है कि 27 मिलियन में आप सीधे 36 मिलियन पे आ रहे हो, तो 1 मिलियन मतलब इतने लोगों को गिरना एक साथ, विच इज नॉट पॉसिबल, इट्स ऑल बॉट। वो किसे आप पसंद करें, मतलब आपको देखना है लॉकअप की ट्रॉफी उसके हाथ में, अगर कोई आपका दोस्त या कोई आपका मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट हो? कोई ऐसा दोस्त नहीं है सच, बट मतलब आई, मतलब आई मेट आकांक्षा ऑल्सो, आई मेट धीरज दोपार ऑल्सो।
क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो मेरे साथ एक एक शो कर रही थी, बट वो शो आया नहीं। नो विनी ऑल्सो। राम कपूर के साथ मैंने काम नहीं किया, बट हाँ बड़े अच्छे लगते के टाइम पे मैंने बहुत टाइम ट्राई किया था ऑडिशंस का, बट वो हुआ नहीं कंक्रीटली। वही जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में आपके आपके लिए नहीं बनी होती, बट आप अपना बिल्कुल। बेस्ट देते हो। और उसमें आई डोंट थिंक सो कि इज देयर एनीवन जो जिनको मैं ऐसे पर्सन जानता हूँ, बिकॉज आकांक्षा जो है वो लास्ट टू लास्ट हमारी दुर्गा पूजा में आती है। हम हर साल दुर्गा पूजा करते हैं। माई हम्म। वाइफ इज अ बंगाली। सो पूजा बनर्जी, मैं, कुणाल और शौमिता, माई वाइफ, सो वी आर द कमेटी पीपल, तो हम वो दुर्गा पूजा करते हैं। तो आकांक्षा लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी। तो वहां पर हमारी मुलाकात हुई थी। और एक दो कभी इवेंट्स होते तो हुई थी। मतलब मैं चाहूंगा कि टॉप थ्री में अगर मैं देखना चाहूँ तो आई थिंक आकांक्षा, डेफिनेटली। बिकॉज बहुत मेहनत करी है उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। आई थिंक इवन एवरीबडी इज डिजर्विंग दैट। बट हाँ, मतलब मैं आकांक्षा को देखना चाहूंगा, डेफिनेटली धीरज को देखना चाहूंगा। आकांक्षा का आपने जिक्र कर लिया है, तो उनके अब खुलासे के बारे में भी थोड़ा सा अब बात करते हैं। जैसे आपके आपके फीड में रियाज की रील आई है, तो अब डेफिनेटली आकांक्षा से रिलेटेड भी रील आई ही होगी। जिस तरीके के उनने अपने लाइफ के खुलासे किए, उनके डिवोर्स रूमर्स जो थे वो सच निकले, और वो बाइसेक्सुअल है। तो इस चीज को आप एज अ ऑडियंस किस तरीके से देखते हैं? क्या वो एक सही प्लेटफॉर्म है जाके अपनी सारी बातें बताना? तो खासकर अगर मैं बात करूं आर्टिस्ट की, एक्टर की, तो एक्टर के लिए आई डोंट थिंक सो कि वहां पर कोई एक पर्दा होता है। हम्म। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वी आर लाइक अ ओपन बुक। हम्म। आप अगर सोशल मीडिया में कुछ भी डाल रहे हो और आप कुछ भी करो, तो आपके जो फॉलोअर्स, आपके जो फैंस होते हैं, वो आपके अंदर इतना इन्वॉल्व होते हैं कि वो आपकी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज पकड़ लेते हैं। हम बिल्कुल। बिल्कुल ओपन किताब की तरह होते हैं। हम लाइक आप कहीं भी आप हमको कैसे भी रीड कर सकते हो। बट हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो आप अपने आप में अपने पास ही रखते हो। बट आई थिंक जो ये प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया है, जो अभी चल रहा है, आई थिंक वो है ही इसी चीज के लिए कि आप अपना सीक्रेट ही रिवील करते हो वहां पर। आई थिंक जो उन्होंने वो किया है वो उनका पर्सनल मैटर है। वो कैसे रिवील करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रहे, दैट उनका पर्सनल थिंग है। क्योंकि हम उनके बीच में वो चीज नहीं घुस सकते कि मेरा जो पर्सनल होगा, आई थिंक वो मेरे पास है। वो मेरा सीक्रेट है, मैं रिवील करना चाहूँ नहीं करना चाहूँ। बट एज एन ऑडियंस में देखना चाहूँ तो डेफिनेटली कि उन्होंने इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया। और आई थिंक जो मैंने देखा था कि अबाउट बाइसेक्सुअलिटी, अबाउट आकांक्षा, वो आई थिंक उन्होंने रिवील नहीं की थी। शी वॉज टॉकिंग अबाउट, जो जी मैंने हाँ। क्लिप देखा था, सम जी। अदर कंटेस्टेंट हैड स्पोकन अबाउट कि हाँ शी इज हम्म। बाइसेक्सुअल, जो आई थिंक बहुत ट्रोल हो रहा है बीच में अभी। बहुत तो ज्यादा दैट्स जी। हाउ वी इवन वी गॉट टू नो अबाउट दैट कि ऐसा है। तो अगर आप किसी इंसान को मिलोगे, आप उसके बारे में जज नहीं कर सकते। और आई थिंक हमारे इंडिया में खास करना इन चीजों को लेकर ना, लोगों का जो एक माइंडसेट है ना, वो बहुत छोटा है। तो उनको उस चीज में भी एक थोड़ा सा एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर मान लेते हैं कि जैसे आई थिंक उन्होंने ये चीज बोली थी, मैं वही वार वाला बता रहा हूँ जो बात हो रही थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि मुझे घर जैसे अपना यहाँ पे इंडिया में इट्स मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। तो वहां पर हम्म। उनको लगता था कि मेरे लिए फीमेल, मेरी मदर, मेरी बहन को, मेरे को वहां जाकर मुझे सुकून मिलता था, जो कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। हम्म। मुझे वहां पे वो वहाँ प्यार मिला, अफेक्शन मिला, तो इसलिए मैं वहां जाके उनके ज्यादा क्लोज हो गई। इट्स नॉट अबाउट यू गेटिंग इंटीमेट अबाउट विद देम। जरूरी हम्म। नहीं है कि आप इंटीमेट हो, बट आपको अगर जहाँ अच्छा लगता है, एक छोटा बच्चा कुछ भी होगा सबसे पहले क्या बोलेगा? मम्मी बोलेगा ना, माँ बोलेगा ना, तो वो जी। माँ के पास जाएगा। तो इसका ये मतलब थोड़ा हम्म। ना गलत मीनिंग बना हो गया। कई बार होता है कि हाँ सिंगल पेरेंट होते हैं, कईयों के फादर होते हैं, बच्चों को रेज करते हैं। तो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो फादर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं ना। सो इट डजंट मीन कि आप गलत वे में बनाओगे। बाइसेक्सुअल क्या हो सकता है कि ठीक है, मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, मैं शायद उन्हीं के पास रहता हूँ या उन्हीं के पास रहती हूँ। जैसे कांक्षा ने बोला कि मेरे को फीमेल में ज्यादा सिक्योर्ड या मेरे को ज्यादा सुकून मिलता है, मेरे को अपनापन मिलता है, अपना प्यार मिलता है। तो उनका कहने का मतलब है कि उनको अफेक्शन, उनको दिल से वो लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप फिजिकल हो जाओ उनके साथ या इंटीमेट हो जाओ उनके साथ। तो लोगों को आई थिंक ये माइंडसेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चेंज करना कि डेफिनेशन क्या है। लोगों ने डेफिनेशन बना दी, अच्छा ये गे है तो गे है, ये लेस्बियन है लेस्बियन, ये बाय है तो बाय। मतलब डेफिनेशन नहीं पता, जरूरी नहीं यार, सिर्फ प्यार भी तो हो सकता है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि आप जाके, ठीक है हो सकता है कोई मैरिड भी हो, आकांक्षा मैरिड ही थी, सो डजंट मीन ना कि वो जाके शी वाज हैविंग डिफरेंट अफेयर्स विद पीपल। ठीक है, उसके फ्रेंड्स होंगी, फीमेल फ्रेंड्स होंगी डेफिनेटली। काफी कुछ अब भी बदल गया है, बट क्या इस चीज के लोगों का सोच बदलने में काफी और समय जाना है अभी? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि अभी लोगों को बहुत ज्यादा अभी डिटेल में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज हमारे यहाँ बहुत हम्म। चीजों में लैक ऑफ, एक कहते हैं ना, नॉलेज बहुत ज्यादा है। लोग बिल्कुल। दूसरों को गलत कर लेते। सबसे पहले तो यहाँ जजमेंट बहुत ज्यादा जल्दी बन जाती है लोगों की, परसेप्शन बन जाता है कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है।
तो आई थिंक हम्म। इट्स बेटर कि हम किसी को जज करने से पहले खुद के अंदर एक बार झांक के देख ले। कहते हैं ना कि अगर मैं आप पे उंगली कर रहा हूँ तो तीन उंगलियां मेरी तरफ भी हैं। सो किसी को जज करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार जरूर सोचिए। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन के, और आज की डेट में जिस तरह का सोशल मीडिया इतना बूम है, एक स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ इंसान को पहुंचा देती है और कहाँ से कहाँ उसके ऊपर इफेक्ट करता है वो आपको नहीं पता। ये जो भी सारी चीजें आप बता रहे हैं, ये पूरा आपकी एक्सपीरियंस बताती कि जिस जी। तरीके से आपने कितना तजुर्बा लिया है इस इंडस्ट्री का। बट कमिंग बैक टू अगेन पारस के शोज पे, कबूल है एक ऐसी बेहतरीन शोज थे जिसमें अनवर का रोल अभी भी लोगों को काफी ज्यादा याद है और लोग हमेशा याद करते रहते हैं। आपके लिए वो किरदार कितना ज्यादा स्पेशल था, और कुछ उसके ग्लिम्स अभी भी क्या आपके फीड में आते रहते हैं, और कुछ यादें फैंस की तरफ से? डेफिनेटली वो शो मेरे लिए एक कहते हैं मेरे हाथ में, मतलब मैं गया और मेरे लिए वो एक कह रहे परोस के मेरे को दे दिया। सो आज भी मेरे हम्म। को याद है कि जब वो शो लीप ले रहा था तो आई वेंट टू देयर सेट, और वहां पर गुल खान जी भी थी और करण ग्रोवर भी था। सो मेरे को आज भी याद है करण ग्रोवर ने मेरा ऑडिशन लिया था, एंड आई थिंक एक एक्टर और साथ में आया था। सो वी वर जस्ट वेरी फ्यूरियस कि किसको मिलेगा, और हम्म। लीप ले रहा था और सुरभि के ऑपोजिट था, जहाँ पे सुरभि का निकाह होता है और वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। आई वॉज वेरी वेरी, और मेरे को लगता है मैं सुबह गया था 11 बजे और मेरे को 7-8 बज गए थे वहां पर। और लुक टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, कॉस्ट्यूम्स हुए, ऑडिशंस हुआ और मॉक शूट हुआ। I was just waiting, 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 and then finally in the evening, I just got the report that I was finalized for that show, and I was really, कहते हैं ना कि आपके पैरों तले जब जमीन खिसक जाती है और लाइक आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतने बड़े शो में आपकी एंट्री होगी। एंड जब वो मैंने किया तो उसके बाद जब वो शो में मेरी एंट्री हुई तो आई वॉज बिट नर्वस बिकॉज आई थिंक सब इतने टाइम से शो ऑलरेडी रन करता, और इट वॉज अ बिग शो ऑन जी। कबूल है, सुरभि थी, देन उसमें दिलशाद जी जो प्ले करी थी, नालिनी जी हम्म। जो आपा बनी थी उनमें। सो लीप हुआ तो उससे पहले की स्टोरी में मोहित था, मोहित सहगल था, जिसके साथ मैंने ऑलरेडी एक शो हम्म। किया था, सरोजनी, जी पे ही किया था। सो उससे पहले वो सब लीप ले चुका था, वो सब खत्म हो गया था। राकेश बापट जी भी थे उसके अंदर, आई कुडंट मीट देम। बट वो नई टीम जब आई, जब मेरी एंट्री हुई, उसमें मेरे को पहले दिखाया था कि मैं बहुत सीधा साधा सा हूँ, जो एक बेसिक लेंस है। मैं फर्स्ट टाइम मेरे को आइडिया था, सुरभि चांदना के साथ मेरा सीन था ऑटो वाला। उसमें वो डम एंड डेफ, शी वाज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, उसको सुनाई नहीं देता तो साइन लैंग्वेज से उसको बताना पड़ता था, जो कि मेरी होने वाली साली थी उसके अंदर। वो सुरभि ज्योति से मेरी उसके अंदर निकाह होता है, और जिस दिन निकाह होता है उस दिन रिवील होता है कि मैं एटलीस्ट उसके घर के अंदर ही कौन मैन हूँ, जो उसकी प्रॉपर्टी, उसके सारे पेपर्स, उसके सारे जहरा, जितने भी गहने हैं, जेवर हैं, वो सब लेके भागता हूँ। तो वो भागता है, वो जाता है, वो सब हमारा एक एक बहुत प्यारा सा आई थिंक वो सेटअप था, जो मैंने गुल खान के साथ किया, वुडलैंड्स के साथ किया। तो आई थिंक ये बात है 2014 या 15 के आसपास की। सो वो टाइम का जो वक्त था मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। मेरा आज भी पहला सीन मेरे को याद है, फिल्म सिटी में हमने किया था, डायरेक्टर थे राहुल जी, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था। ऑटो का सीन था, गर्मी में हम सीन कर रहे हैं, और ढाबे के सीन थे। सो वो अलग ही मेमोरीज थी, मतलब वो वक्त जो था ना, वो एक्टर्स का वक्त था वो। सुरभि ने हाल ही में अपने प्रेगनेंसी का पिक्चर भी पोस्ट किया है। हाँ, देखा आपसे मैंने। कुछ आपसे कुछ बातचीत होती है उनकी? कुछ आपने गुड विशेस दिए? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया मिले हुए। बीच में हम आई थिंक लॉकडाउन से पहले कहीं एक इवेंट था, वहां मिले थे। पर हम्म। उस दौरान, उसके बाद तो आई थिंक मेरा कोई कनेक्शन है नहीं सुरभि के साथ। कि वैसे सुरभि चांदना कभी कभार मिल जाती किसी ना किसी इवेंट्स में, वहां पे हाय हेलो हो जाती है, बट सुरभि ज्योति से मिले हुए तो बहुत टाइम। ओके। बट इतने सारे प्रोजेक्ट्स में अगर आपको किसी एक को चुनकर ऐसा बताना हो कि उस प्रोजेक्ट या उस किरदार की वजह से आपको आपकी जर्नी में, आपके करियर में काफी बड़ा पुश मिला, तो वो कौन सा होगा आपके लिए? मेरा जो शो था वो था स्टार प्लस पे, निशा और उसके कजन, जिसमें मैं डॉली का हस्बैंड था सुमित, जो कि नेगेटिव हम्म। था। हम्म। वहां से मेरी जर्नी जो थी ना, जो एक एक्टर के लिए कहते हैं ना एक अपसाइड टर्न जो हो जाता टर्निंग है, वो पॉइंट। वहां से टर्निंग पॉइंट मेरा स्टार्ट हुआ निशा और उसके कजन के थ्रू। वहां मैंने जो 2013 में मैंने जो शो किया था, मैंने रिप्लेस किया था, जो एक्टर था वो छोड़ गया था शो। सो दे वर लुकिंग, तो ओवरनाइट आई वाज गॉट फाइनलाइज्ड। उसके बाद वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, देन देयर वाज नो लुकिंग। तो क्योंकि उससे उसके पहले मैं उस शोज कर चुका था, बालाजी के 2-3 शोज कर चुका था, हम्म। एपिसोडिक्स भी कर चुका था, और आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग कि कुछ कॉन्क्रीट मिल जाए मेरे को। सो डेफिनेटली ये कहते हैं ना कि हमेशा एक विजन रखते हुए कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके लिए कुछ मिलेगा, तो अब बस आप लगे रहो। बस मैं दिन रात लगा ही हुआ था,
देन समहाउ मेरे को इसके बारे में पता लगा कि शो में रिप्लेसमेंट आ रही है। अच्छा शो है, स्टार का बहुत अच्छा शो था, बिकॉज आई थिंक बच्चों के ऊपर था और बहुत पॉपुलर था बच्चों के मांग, इशारों से कजन। तो वहां पर जब एंट्री हुई, सो बोधी ट्री का शो था। सो मौतिक जी दे वाज वेरी कि डबल माइंडेड, कि जो ऑलरेडी एक एक्टर उस चीज को पोर्ट्रे कर चुका है, और अब एक नया एक्टर जब आता है उस किरदार में, सेम किरदार में, तो वो उसको कैसे पोर्ट्रे करता है, बिकॉज उसने एक लेवल पे छोड़ा है। या तो आप उसको उस लेवल से ऊपर लेके जाओगे या उस लेवल पे रखोगे। सो एक वो हम्म। एक रहता है किसी भी मेकर के लिए रहेगा, चाहे इधर कोई भी बड़े से बड़ा मेकर हो, चाहे कितना ही मेकर हो। तो उनके लिए रहता है कि अगर आर्टिस्ट रिप्लेस हो रहा है तो या तो उससे ऊपर लेके जाए, या तो उसकी ऑडियंस ऐसी इतनी स्ट्रांग हो कि उसको वो पसंद करे। तो हम्म। डेफिनेटली वो मैंने किया, एंड दे रियली लव्ड इट। आई एम रियली थैंकफुल कि वो मुझे वो शो मिला, और वहां से मेरी जर्नी जो थी, एक कहते हैं ना, एक कंक्रीट जर्नी स्टार्ट हुई थी। वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग शो था। एज ऑलवेज इट्स लवली कॉन्वर्सेशन विद यू भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सेम विद मी। अगर एक डायलॉग आपको डिफाइन करना हो आपके अभी तक की जर्नी से रिलेटेड, कि जो डायलॉग आपकी जर्नी को डिस्क्राइब कर सके, तो वो क्या होगा? मेरी जर्नी को जो डिस्क्राइब करने वाला वो है पेशेंस। पेशेंस और पैशन, डेडिकेशन। और आपको एक कहते हैं ना, मैंने एक फिल्म देखी थी, द ग्रेट गैट्सबी। सो उसके अंदर जो गैट्सबी था, उसका हमेशा से एक विजन था। तो वो एक लाइट थी जो हमेशा वो देखता था। उसको लगता है उस लाइट के पास ना मेरे लिए बहुत कुछ होगा। तो मैं उस लाइट को ही देखता हूँ, उस लाइट को ही ढूंढता हूँ कि मेरी लाइट कहाँ है। तो मेरा विजन वो है। तो अर्जुन को जो बोलते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है पेड़ पे, तो उसने बोला मुझे आंख दिख रही है। तो मेरा विजन सिर्फ वही है, मेरा टारगेट वही है कि मैं अपनी ऑडियंस को प्यार दूं, उनको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूं, और डेडिकेटेडली लगाऊं। तो दिस इज व्हाट अबाउट। वाह, और यही ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि क्या कुछ सरप्राइजेस धमाके आपकी तरफ से आगे देखने को मिलने वाले हैं? डेफिनेटली चीज़ें हैं पाइपलाइन में। वर्टिकल ही अभी है, और डेली सोप्स का तो बहुत लिमिटेड अभी चल रहा है, बट वहाँ पे भी दो तीन चीज़ें प्रोजेक्ट्स में बात चल रही है। 5 बजे वापस आया। देन अब 2-3 दिन बाद आई थिंक दो तीन और स्टोरीज हैं, अभी देखते हैं कहाँ से कहाँ क्या फाइनल होता है। सो जस्ट वेटिंग फॉर द राइट थिंग, और डेफिनेटली कुछ आएगा तो डेफिनेटली आपको एक अपडेट जरूर मिलेगा। मैं डेफिनेटली टेली चक्र को बोलूंगा इस बार कि मेरा इस बार आर्टिकल जरूर करें। मैं बोलना भूल गया, बिकॉज क्या है, बैक टू बैक आई शूटिंग डे एंड नाइट, सो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। बट डेफिनेटली इस बार मैं आपको जरूर बोलूंगा बेटा कि ये मैं सीरीज कर रहा हूँ, और सीरीज का क्या क्या है, तो डेफिनेटली आपको अपडेट दूंगा। बिल्कुल भाई, सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। और एनीथिंग फॉर योर लवली फैंस एंड टेलीचक्कर ऑडियंसेस। यही बोलूंगा कि आई लव यू गाइज, आप लोगों को बहुत प्यार देते हैं मुझे, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। बस अपने माँ बाप की सेवा करो, उनको हर्ट मत करो, बिकॉज जिंदगी बहुत छोटी है। कब कहाँ किस मोड़ पे क्या हो जाए नहीं पता। जानवरों को परेशान मत करो, सबसे प्यार करो, और माँ बाप का आशीर्वाद लो। वाह, थैंक यू सो मच भाई एंड ऑल द बेस्ट। सी यू वेरी सून इन इन पर्सन इंटरव्यूज। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।